हाँ दोस्तों, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। और आप लोगों का भली भांति पता ही होगा कि 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 17 अप्रैल को होगा। तो चलिए देखते हैं भौतिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन है यांत्रिकी का, उष्मा का, ध्वनि का, प्रकाश का, विद्युत का, चुंबकत्व का, आधुनिक भौतिकी के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और ये सीरीज आएगी, लगभग 4 या 5 लाऊंगा, उसमें आपका ये सारा का सारा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भौतिकी विज्ञान। तो क्वेश्चन 1 में बोला जा रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है। जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आपको पता होगा, जूल है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, भार है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो उच्च वेग, तरंगदैर्ध्य, दाब, ऊर्जा। उच्च वेग का दे रखा है सामने मैक, तरंगदैर्ध्य के सामने दे रखा है एंगस्ट्रम, दाब के सामने दे रखा है पास्कल, और ऊर्जा का सामने दे रखा है जूल। तो इसमें मिलान करना है और सही उत्तर भी चुनना है। तो उच्च वेग का मैक हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रम हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, और ऊर्जा का जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो जूल के सामने धारा दे रखा है, एम्पेयर के सामने सामर्थ्य दे रखा है, वाट के सामने कार्य दे रखा है, वोल्ट के सामने विभवांतर दे रखा है, कैलोरी के सामने ऊर्जा उष्मा दे रखा है। तो आपको पता ही होगा कि जूल किसका मात्रक है। तो जूल कार्य का मात्रक है, यानी कार्य का मात्रक जूल है। एम्पियर धारा का हो गया, वाट सामर्थ्य का हो गया, वोल्ट ये आपका विभवांतर हो गया, और कैलोरी उष्मा का हो गया। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। त्वरण जो कि दे रखा है जूल, बल न्यूटन सेकेंड, कृति कार्य न्यूटन, आवेग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। तो त्वरण का न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, बल का पता ही है न्यूटन होगा, कृति कार्य का जूल हो जाएगा, और आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्श्विक इकाई है क्या है। दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, पार्श्विक इकाई दूरी की है। पार्श्विक इकाई दूरी की है। तो आपने सही सुना कि पार्श्विक इकाई दूरी की है। तो 7वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, या सेल्सियस उष्मा की इकाई है। तो इसमें सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, डेसिमल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन में क्या क्या है। खून में हीमोग्लोबिन,
बी में पेशाब में शक्कर, सी में वातावरण में ध्वनि, डी में वायु में कण, या ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर सी, जो कि वातावरण में ध्वनि नापने के लिए किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर करंट मापने की इकाई है। तो आंसर हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन बी है पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन सी है बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन डी है प्लूटो तथा सूर्य, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन दे रखा है संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग, जो कि संवेग का परिभाषा ही होता है कि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें हम सदिश राशि बोलते हैं। जैसे आपका हो गया वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग, वही। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो यहाँ पे सदिश राशि की बात हो रही है। तो अब मैं आपको पहले ही बताया था अभी तुरंत ही कि विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो इनमें आंसर क्या होगा? आयतन, जो कि ये सदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला 13वां देख रहे हैं, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? जो कि त्वरण ए से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन, यानी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, या ए इजकल टू यू प्लस वी टी, या ए इजकल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाई टी, या ए इजकल टू वी प्लस यू अपॉन 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एक्सीलरेशन ए इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो आगे चलते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 15वां के पास चलते हैं, बल गुणनफल है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, यह कांच उष्मा का कुचालक होता है। तो आंसर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां के पास, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो ऑप्शन है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। तो 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा
बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बी, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के पास। बोल रहा है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है कि लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, या लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, पारा पानी से भारी है, या ऑप्शन ही उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारा से कम। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। ये क्या बोल रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 केल्विन पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। अपवर्तित क्या रहेगा? जो चीज़ परिवर्तित नहीं होगा। क्या वो आयतन है, भार है, द्रव्यमान है, घनत्व है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, घनत्व। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 23वां नंबर बोल रहा है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग यानी आइस का टुकड़ा का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/9, 1/10, 1/6, 1/4, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10। क्वेश्चन नंबर 24वां। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है 0.5% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 0.5% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा बी, 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां बोल रहा है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26वां नंबर बोल रहा है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि
सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है, यह अंतः वस्तु का ताप बढ़ा देता है भाप के व्याप्त हो जाने की क्रिया के द्वारा, या इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, 28वां। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम स्थिर तथा शांत होगा, वर्षा युक्त होगा, ठंडा होगा, तूफानी होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है तूफानी होगा, यही इंडिकेट करता है वायु दाब मापी का रीडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 29वां ये बता रहा है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो ऑप्शन दे रखा है, गुब्बारे के आमाप में कमी आ जाएगी, गुब्बारे चपड़ा होकर चक्रिका प्रकार के आकार में आएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी, या गुब्बारे का आमाप व आकार पहले के समान ही रहेगा। तो इसका आंसर सी होगा कि गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसा ही 30-30 क्वेश्चन मैं एक सीरीज, ये साइंस का ही होगा, 5 से 6 सीरीज रहेगी, जो कि सारा ये विज्ञान का क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लाऊंगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।